नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़े खबर के साथ। बड़ी खबर आ रही है, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज मीटिंग करेंगे। सहयोगी दलों के साथ अखिलेश यादव की बैठक होगी और सहयोगी दलों के नेता सपा कार्यालय बुलाए गए हैं। दोपहर 1 बजे अखिलेश यादव मीटिंग करेंगे सहयोगी दलों के साथ। तो बड़े खबर और अहम खबर, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार हलचल मची हुई है और आज समाजवादी पार्टी की अहम बैठक होगी। सभी सहयोगी दलों के नेता बुलाए गए हैं। 1 बजे सपा कार्यालय पहुंचेंगे और 1 बजे से मीटिंग की शुरुआत हो जाएगी। तो सपा कार्यालय में मीटिंग करेंगे अखिलेश यादव और सहयोगी दल भी शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के प्रत्याशियों की सूची अब किसी भी दिन जारी हो सकती है। पहले चरण की 58 सीटों पर होमवर्क कर प्रदेश की टीम दिल्ली पहुंची, जहां राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ हुई मैराथन बैठक में 3 चरणों की 170 सीटों पर गहन चर्चा की गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की वर्चुअल भागीदारी वाली बैठक में एक एक सीट के जाति समीकरण पर भी मंथन किया गया। दिल्ली में बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय पर मंगलवार को प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जो लगभग 11 घंटे तक चली। आपको यह भी जानकारी दे दें कि आज फिर से इन पार्टी दिग्गजों की बैठक होगी, जिसमें प्रत्याशियों के नामों पर अंतिम मुहर लगाई जा सकती है। हालांकि पहले चरण की घोषणा मकर संक्रांति यानी कि 14 जनवरी के बाद ही होने की संभावना है। तो इसी खबर पर हमारे 2 संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं। दिल्ली में बीजेपी की बैठक चल रही है, वहां से हमारे संवाददाता लगातार जानकारी साझा कर रहे हैं। स्पर्श शर्मा जुड़े हुए हैं और लखनऊ से अनूप कुमार सिंह जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम दिल्ली चलेंगे, स्पर्श शर्मा आपके पास आएंगे। स्पर्श, लगातार बीजेपी की बैठकें चल रही है और अब नामों में लगभग फाइनल सा हो गया है, क्या कुछ जानकारी आ रही सामने? देखिए, कल दिल्ली में 10:30 घंटे के आसपास बीजेपी जो कोर कमेटी की बैठक थी वो होती हुई नजर आई थी और आज भी अब से कुछ ही देर बाद जो बीजेपी की बैठक है वो शुरू होती हुई नजर आएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की जाए, वो बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। उसके साथ साथ अन्य नेता भी जो है मुख्यालय पहुंच चुके हैं और एक विस्तृत चर्चा जो है कहीं ना कहीं टिकट बंटवारे को लेकर जो है कल से ही चलती हुई नजर आ रही है। ये महामंथन बीजेपी का कहा जा सकता है कि सभी सीटों पर बीजेपी जो है जो चुनाव की जो टिकट बंटवारा है उसकी जो प्रक्रिया है संपन्न कर लेना चाहती है। कितने लोगों की टिकट काटनी है, कितने मौजूदा लोगों को टिकट देनी है, क्या जो समीकरण है टिकट बांटते हुए अपनाने हैं, क्षेत्रीय समीकरणों की बात की जाए, जातिगत समीकरणों की बात की जाए, विनेबिलिटी फैक्टर की बात की जाए, इन तमाम मसलों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की जो ये बीजेपी कोर कमेटी की बैठक है वो लगातार दिल्ली में जो है पिछले 2 दिन से चलती हुई नजर आ रही है और आज भी काफी महत्वपूर्ण चर्चा जो है इस बैठक के दौरान होती हुई नजर आएगी। कल लगभग अगर बात करें तो 150 से 200 के बीच में जो टिकटें हैं उसके बारे में जो चर्चा है कल की बैठक में जो है होती हुई नजर आई है, ऐसी सूत्रों के हवाले से जानकारी है। और आज दिल्ली में हो सकता है कि कुछ जो अन्य पार्टियों के नेता हैं वो भी बीजेपी मुख्यालय में शामिल होते हुए नजर आ सकते हैं। ये भी जो हलचल है वो बीजेपी मुख्यालय में देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में महामंथन बीजेपी का दिल्ली में 2 दिनों से चलता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, अनूप कुमार सिंह आपसे भी जानेंगे, जब ऐसा होता है कि जब पार्टी में नेताओं की बात आती है, प्रत्याशियों के चयन की बात होती हो या मंथन होता है, तो जो प्रदेश का कार्यालय होता है वो खचाखच भरा होता है, गहमा गहमी होती है। लखनऊ के बीजेपी कार्यालय का हाल क्या है? देखिए, लखनऊ बीजेपी कार्यालय में लगातार लोगों को आने का सिलसिला जारी है, क्योंकि इस समय जो दिल्ली में बैठक चल रही है ये कहीं न कहीं पश्चिम क्षेत्र को लेकर लगातार चर्चा चल रही है। अब उसमें जिस तरीके से पिछले 2017 की चुनाव की बात करें, अभिषेक, तो 136 सीटों में से 109 सीटें भाजपा ने जीती थी। तो ऐसे में कहीं न कहीं इस बार भाजपा के सामने चुनौती नजर आ रही थी। हालांकि तमाम जो चीजें, चाहे किसान आंदोलन की बात करें या फिर जाटों की नाराजगी की बात करें, इन सब चीजों को दूर करने के लिए लगातार बैठक चल रही है। दूसरी बात, जो 109 विधायक जीत कर आए थे उनमें से विधायकों का कुछ का टिकट कटना, क्योंकि परफॉर्मेंस उनका अच्छा नहीं रहा, उनकी लोकप्रियता कम हुई है। ऐसे में भाजपा के सामने बड़ी चुनौती होगी कि वो अपने विधायकों को मनाने और दूसरे जो जिताऊ प्रत्याशी उनको वहां पर मैदान में लाएं। तो अब जो पहले वर्तमान विधायक हैं उनको किस तरीके से मनाया जाए, उनको पार्टी में कैसे रोका जाए, क्या उनकी जिम्मेदारी बढ़ाई जाए, ये सब तमाम चीजों को लेकर चर्चाएं दिल्ली में चल रही। आज बैठक पूरे दिन चलेगी, 11 बजे से
बैठक शुरू होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम वहां पर मौजूद रहेंगे। सुनील बंसल, चूंकि राधा मोहन सिंह कोरोना संक्रमित हो चुके, इस वजह से वर्चुअल जुड़ेंगे। ये पूरी जो बैठक होगी ये गृह मंत्री अमित शाह, चूंकि राजनीति के चाणक्य भी माने जाते हैं, उनके अध्यक्षता में होगी। तो तमाम चीजों पर चर्चा होनी है। ऐसे में क्योंकि जो पश्चिम क्षेत्र है बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण है, वो इसलिए क्योंकि हमने भी बताया कितनी सीटें वहां से 109 सीटें जीतकर भाजपा आई थी। उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाया था। अब 2022 में किस तरीके से रणनीति अपनानी है, क्योंकि कहीं न कहीं जो आंदोलन था बिल्कुल बिल्कुल अनूप कुमार सिंह, पिछली बार बीजेपी को अच्छी जीत मिली थी, सीटें ज्यादा आई थी, लेकिन इस बार चुनौती बहुत बड़ी है क्योंकि किसान लगातार बीजेपी का विरोध कर रहे थे। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाला समय कैसा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप कुमार सिंह और इस्पा शर्मा हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं कांग्रेस छोड़कर सपा में जाने की घोषणा कर चुके इमरान मसूद आज लखनऊ में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से मुलाकात कर पार्टी में शामिल होने के लिए समय लेंगे। हालांकि सोमवार को इमरान ने कहा था कि वो मंगलवार को अखिलेश से मिलेंगे। इमरान मसूद ने कहा है कि वो अनौपचारिक तौर पर सपा में शामिल हो चुके हैं, लेकिन अभी औपचारिकता होना शेष है, यानी बाकी है। इमरान मसूद ने दावा यह भी किया है कि उन्होंने सपा के लिए काम करना शुरू कर दिया। वो आज लखनऊ जाएंगे और पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात कर पार्टी ज्वाइन करने का समय तय करेंगे। जो तिथि मिलेगी उस दिन औपचारिक रूप से सपा में शामिल हो जाएंगे। आपको यह भी बता दें कि सोमवार को आवास पर भीड़ जुटाने पर इमरान सहित 300 लोगों पर आचार संहिता उल्लंघन और महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा भी दर्ज हो गया था। खराब हो गई थी, जिसके बाद से वो चलने में असमर्थ हैं। इसी का फायदा उसके चाचा उठा रहे हैं और जबरन घर से मेरे पापा को उठाकर लखनऊ ले गए सपा में शामिल करवाने के लिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूं कि अब भाजपाई हैं और हम पार्टी के साथ मजबूती से खड़े हैं। सुनिए क्या कहना है रिया का, क्या उनका फरियाद है। कि मैं विधायक विधुना श्री विनय शाह की पुत्री रिया शाह की हूं। मेरे पिताजी को 1 मई 2018 को ब्रेन स्ट्रोक पड़ा था, जिसके बाद उन्हें लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मैं धन्यवाद देना चाहती हूं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कि उन्होंने उच्च स्तर पे डॉक्टर पैनल टीम बनाकर मेरे पिताजी का इलाज करवाया और स्वयं मेरे पिताजी को 4 से 5 बार पीजीआई अस्पताल में देखने आए। मेरे पिताजी ना तो स्पष्ट तरीके से बातचीत कर सकते हैं और ऑपरेशन होने के बाद उनके सोचने समझने की शक्ति भी कम हो गई है। हम लोग क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं क्योंकि चुनाव नजदीक हैं। हम लोग क्षेत्र में लगातार लोगों से संपर्क बढ़ा रहे हैं। इसी बीच हमारे चाचा श्री देवेश शाह के व हमारी दादी मेरे पिताजी को लखनऊ लेकर चले गए हैं। इस समय मेरे पिताजी की स्थिति ठीक नहीं है। वह कहाँ हैं, किस हालत में है, हमें कोई जानकारी नहीं है। मैं सरकार से मांग करती हूँ कि हमारे पिताजी का तत्काल पता लगाकर हम परिवारजनों से उन्हें मिलवाया जाए। चलिए इसी खबर पर हमारे संवाददाता अनूप कुमार सिंह लगातार जुड़े हुए। अनूप, जो ये वीडियो विधायक की पुत्री ने इन्हें वायरल की है, अपहरण करने की बात भी कही है, इस वीडियो की हकीकत क्या है अनूप जी? देखिए, कल जब स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा से बगावत कर बैठे, उसके बाद ये चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया कि कई विधायक भाजपा से भी टूट रहे हैं। उसी समय विनय साक्य का जो मामला है वो सामने आया था। ये देर रात वीडियो वायरल हुआ। उनकी बेटी जो रिया साक्य ने जिस तरीके से बयान अपने प्रतिक्रिया दी है कि वो उनके पिता जो लकवा के से ग्रसित हैं उनको जबरन वहां से ले जाया गया है और उनको अपहरण करने की कोशिश की गई है। तमाम चीजें, हालांकि इस पे जांच का विषय है, लेकिन फिलहाल प्राथमिक तौर से जिस तरीके से इसमें जांच हुई है, इसमें रिया साक्य का जो इसमें भाजपा से टिकट चाहती हैं, वैसे में उनके जो चाचा पे जो आरोप लगाया है वो लगातार
स्वामी प्रसाद मौर्य के टच में है, यानी कहीं न कहीं दूसरे संगठन में जाने की कवायद में है। वर्तमान हालात उनके पारिवारिक जो है वो ठीक नहीं है, ये जानकारी मिली है। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है, अगर उनको वहां जबरन ले जाया गया तो कहीं न कहीं इस पर आयोग को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में इस समय जो पुलिस के सामने कोई तहरीर इस मामले पर नहीं गई है, ना ही आयोग के पास कोई शिकायत आई है। इस वजह से इस मामले की तह तक अभी तक जा पाना मुश्किल होगा कि इस मामले में किस तरीके से कार्रवाई चल रही है। लेकिन अब इस मामले को लेकर रिया शाह की क्या कुछ आगे कदम उठाती हैं, फिलहाल आने वाला वक्त ही तय बिल्कुल करेगा। अनूप कुमार जी, इस तरीके की बात बिल्कुल जांच का सब्जेक्ट है और जांच होनी चाहिए। लेकिन अनूप कुमार जी, जो कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी में शामिल करवाने के लिए प्रलोभन या अपहरण, ये सारी धमकी, ये चीजें अगर आ रही है, वाकई अगर ऐसा हो रहा है तो जांच होनी चाहिए। लेकिन रिया का साफ तौर पे कहना है कि हम बीजेपी में हैं, बीजेपी में काम करना चाहती हैं। आप बता रहे हैं कि टिकट की दावेदारी भी कर रही हैं। बिल्कुल सच है कि रिया साकी ने जिस तरीके से अपने बयान में कहा है, फिलहाल अब विनय साकी उनकी हालत ठीक नहीं है, वो लकवा से ग्रसित हैं। ऐसे में विनय साकी किस तरीके से भाजपा से टिकट चाहते हैं या फिर चुनावी मैदान में कैसे आएंगे, उनकी बेटी आएगी या फिर उनके जो बड़े भाई हैं वो आएंगे विजय साकी, ये अभी कह पाना मुश्किल है, क्योंकि अभी पश्चिम सेठ में जो भाजपा ने अपने प्रत्याशी नहीं घोषित किए हैं। ऐसे में आयोग किस तरीके से संज्ञान लेता है, क्या रिया साकी आयोग के पास भी जाएंगी, समाजवादी पार्टी की शिकायत करेंगी, अपने जो पिताजी हैं उनका अपहरण किया, जबरन उनको दूसरे पार्टी में प्रलोभन देकर शामिल कराने की बात कही गई है। ये सब तमाम जो चीजें हालांकि जांच के विषय की बात सामने आएगा, लेकिन वर्तमान अगर देखा जाए तो अभी पश्चिम सेठ में चूंकि भाजपा का बड़ा मंथन चल रहा है दिल्ली में, अब इस मंथन के बाद जब भाजपा के अपने प्रत्याशियों को घोषित करेगी तब जानकारी बिल्कुल सामने होगी कि रिया साकी को टिकट मिलेगा या फिर उनके जो पिता हैं विनय साकी उनको टिकट मिलेगा या फिर दोनों को टिकट नहीं मिलेगा। तमाम असमंजस की स्थिति है। रिया साकी ने अपनी प्रतिक्रिया दे दी है कि वो भाजपा के साथ हैं और भाजपा के लिए कैंपेनिंग कर रही हैं। ये अभी तक जो जानकारी मिल पाई है, अब आगे किस तरीके। बिल्कुल अनूप जी, तो आने वाला समय ही बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए। आप चुनाव लड़ो, विधायक बनो, सत्ता अपने हाथ में लो और लड़ो, ये कहकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी की महिलाओं का आह्वान किया है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा दिया और अब कांग्रेस लड़ने वाली लड़कियों को चुनाव में उतारने की तैयारी में भी है। प्रदेश कांग्रेस उन महिलाओं की सूची तैयार कर रही है जो महिलाओं की बेइज्जती, रेप, प्रताड़ना का शिकार हुई है। उन्नाव रेप पीड़िता की मां, हाथरस गैंग रेप पीड़िता की मां, पंचायत चुनाव में अभद्रता की शिकार हुई ऋतु सिंह की पार्टी टिकट देने का मन बना चुकी है। उसकी बहन लड़ रही है या उसकी भाभी लड़ रही है, सबसे वोकल कौन सी हमारा स्लोगन है। और जब हम महिला की अपनी पर्सनल एम्पावरमेंट की, या उसकी बहन लड़ रही है या उसकी भाभी लड़ रही है। चुनावी माहौल उत्तर प्रदेश में चल रहा है और चुनावी माहौल के बीच आजम खान के समर्थकों और सपा के लिए राहत भरी खबर है। बीते अरसे से खुद को नेतृत्व विहीन मान रहे समर्थकों के बीच चुनाव को मैनेज करने के लिए अब अब्दुल्ला आजम खान कभी भी सलाखों से बाहर आ सकते हैं। इसके लिए उन्होंने कानूनी प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। 9 मामलों में मंगलवार को जमानती बॉन्ड दाखिल कर दिए हैं। सपा सांसद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और पत्नी तजील फातिमा के खिलाफ 2 जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, पैन कार्ड मामले समेत कई मामले दर्ज कराए गए थे। माना यह भी जा रहा था जल्द ही अब्दुल्ला की ओर से अन्य मामलों में भी जमानती दाखिल कर दिए जाएंगे। इसके बाद उनकी रिहाई हो सकेगी। विधानसभा चुनाव में सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग के लिए यूपी पुलिस का सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर 3 शिफ्टों में काम करेगा। इसके अलावा चुनाव के लिए अलग से कंट्रोल रूम भी पुलिस मुख्यालय पर बनाया जाएगा। चुनाव से संबंधित फर्जी खबरों के सत्यापन और खंडन के लिए यूपी पुलिस ने फैक्ट चेक के लिए अलग से ट्विटर हैंडल भी बनाया है। इस हैंडल के लिए अलग से टीमें तैनात की जाएगी। वहीं सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल में 15 पुलिस कर्मियों की अतिरिक्त टीम भी तैनात की जा रही है। इसके अलावा फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर भी 24 घंटे सोशल मीडिया की टीम निगरानी करेगी।
तो उत्तर प्रदेश में चुनाव है, दूसरी ओर कोरोना का भी कोहराम मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। राज्य में 11,000 से अधिक मामले आए हुए हैं और 5 लोगों की मौत हो चुकी है। नए मामलों में जारी बढ़ोतरी के बाद राज्य में एक्टिव मामलों की संख्या 44,000 के पार हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने ये जानकारी प्रेस वार्ता के द्वारा साझा की है। उन्होंने बताया है कि बीते 24 घंटे में राज्य में कोरोना संक्रमण के 11,089 मामले सामने आए। वहीं बीते 24 घंटे में 543 लोग डिस्चार्ज होकर घरों के लिए लौट गए। हालांकि 5 लोग कोविड की से जिंदगी की जंग में वो हार चुके हैं, उनकी जान चली गई है। तो उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना का कहर जारी है और कोरोना के चलते अब लोगों को भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि कोरोना के मामले लगातार दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। वहीं प्रदेश में बोर्ड परीक्षाओं को लेकर जल्द ही आधिकारिक सूचना आने की पूरी उम्मीद है। छात्र जल्द ही जान पाएंगे कि परीक्षाएं कब से शुरू होगी। जानकारी के मुताबिक परीक्षाएं 20 मार्च 2022 से शुरू हो जाएंगी और बोर्ड ने इस प्रस्ताव को भेज भी दिया है और जैसे ही वहां से मंजूरी मिलती है तो परीक्षा की तारीखों की आधिकारिक रूप से घोषणा कर दी जाएगी। इससे एक बात और साफ है कि इस बार की यूपी बोर्ड की परीक्षाएं विधानसभा चुनावों के बाद ही कराई जाएगी। तो अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक यूपी बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन यूपी विधानसभा चुनावों के आयोजन और मतगणना की गिनती पूरे होने के बाद कराया जाएगा। बता दें कि यूपी में विधानसभा चुनावों के मतों की गणना 10 मार्च को होनी है। इसके बाद ही बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित करवाई जाएंगी। वहीं देहरादून स्थित आम आदमी पार्टी के कार्यालय में पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन पिरसाली ने पत्रकारों को बताया कि दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री और आप के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आ रहे हैं। प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि मनीष सिसोदिया कोविड नियमों का पालन करते हुए 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर आएंगे और डोर टू डोर कैंपेनिंग को धार देंगे। उन्होंने बताया कि मनीष सिसोदिया 12 जनवरी यानी कि आज देहरादून आएंगे और फिर उसके बाद टिहरी के लिए रवाना हो जाएंगे। वहां वो डोर टू डोर कैंपेनिंग में भाग लेंगे और फिर हरिद्वार के लिए रवाना हो जाएंगे। वहां वो जगत गुरु शंकराचार्य आश्रम में रहेंगे। अगले दिन रुद्रपुर के लिए रवाना होंगे और उसके बाद जवाहर नगर किक्षा में डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे। विकास खरे हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, ज्यादा जानकारी देंगे। विकास खरे, मनीष सिसोदिया का उत्तराखंड दौरा है, डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे, किस तरीके का उनका शेड्यूल रहेगा? बिल्कुल, देखिए मनीष सिसोदिया लगातार उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। बात किया तो आज उनका जो हरिद्वार की नगरी कलखल में जगतगुरु शंकराचार्य राजराजेश्वर आश्रम में आज जो शिष्टाचार्य में शंकराचार्य से मुलाकात हुई। तो कहीं कि आज इनका जो बड़ा अहम माना जा रहा है। तो कहीं जगतगुरु शंकराचार्य के द्वारा जानकारी दी तो आज उनकी जो शिष्टाचार उनसे मुलाकात है, कहीं ना कहीं संतों का आशीर्वाद मिलेंगे, संतों से मुलाकात भी करेंगे। इसके लेकर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह, हालांकि जिस तरह से बचाव संहिता लगी हुई है तो पहले जो प्रोटोकॉल है उनका भी पूरी से पालन किया जाएगा। ऐसा में जो है जो हरिद्वार की वेबसाइट है उनके द्वारा भी कोरोना प्रोटोकॉल का भी पालन किया जाए। तो कहीं कि आज ये जो अहम दौरे हो रहे हैं, कहीं कि जो इस तरह की तारीखों का ऐलान हो चुका है, आगामी विधानसभा चुनाव चलेगा। तो कहीं कि जो हर राजनीतिक जो पार्टी है पूरी तरह से सग्रह हो चुके हैं। रहते हैं जो अन्य जो जगह वो भी हरिद्वार में संतों का आशीर्वाद लेने आते रहते हैं। जी विकास, अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी लगातार घोषणाएं कर रही है। अरविंद केजरीवाल घोषणाएं कर चुके थे। हालांकि पिछले दौरे में अरविंद केजरीवाल जब उत्तराखंड के जाने के बाद कोरोना पॉजिटिव उनकी रिपोर्ट आई थी। अब मनीष सिसोदिया ने कमान संभाली है। कितना फर्क पड़ेगा उत्तराखंड में और जिस जगह ये डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे और लोगों में कितना उत्साह देखा जा रहा है? विकास, बिल्कुल, देखिए जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद आप जो है पूरी तरह से लोग मनीष सिसोदिया की समाज से कहने के उत्तराखंड में पहले की जो है कहने के जिससे कहा जाए कि जो राजनीतिक दल है उनमें भी कहने के पूरी तरह से हलचल मची हुई है। तो आज जो कार्यकर्ता उनमें भी काफी उत्साह है। ऐसे में जो है जिस तरह से उत्साह बढ़कर आज उनके कार्यकर्ताओं का कह रहे हैं जो पार्टी के जो प्रत्याशी है उनका जिसका कार्यान्वयन करे। तो ऐसे में जो प्रत्याशी उनसे भी आज मुलाकात कर सकते हैं। यानी कि लगातार डोर टू डोर वो कैंपेनिंग करे ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी। जी विकास, एक सवाल और है। विकास, प्रत्याशियों के नाम भी आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले घोषित कर दिया है, क्या इसका भी प्रभाव पड़ने वाला है?
बिल्कुल इसका जो प्रभाव सबसे बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जिनके सामने प्रत्याशियों की जो लिस्ट है वो पूरी तरह से जो घोषित कर दी है। हरिद्वार की बात करें, हरिद्वार की 5 विधानसभा है उनकी भी जो लिस्ट घोषित कर दी, तो ऐसे में बड़ा प्रभाव आम आदमी जो पार्टी अन्य राज्य पार्टियों पर पड़ने वाली है। तो ऐसे में जो है आम आदमी पार्टी पूरी तरह से सभी जो प्रत्याशी आम आदमी पार्टी वो भी पूरी तरह से जो सैकल होते हैं लगातार दो जो प्रत्याशी वो भी जनता से जो मुलाकात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया के द्वारा जो जनता से बात करें, तो ऐसे में जो आम आदमी पार्टी है पूरी तरह से जमीनी स्तर पर जो है जीते हुए, ताकि आगामी विधानसभा चुनाव आप पार्टी पूरी तरह से बिल्कुल विकास कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी की सक्रियता और सबसे पहले दाव खेल रही है। दाव कितना सार्थक होगी आने वाला समय बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया विकास हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो वहीं कोरोना संक्रमण के लिहाज से उत्तराखंड में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। मंगलवार को भी यहां कोरोना की स्थिति विस्फोटक रही। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 2127 नए मामले सामने आए। राज्य में 7.5 माह में एक दिन में आए ये सर्वाधिक मामले हैं। इससे पहले गत साल 27 मई को 2146 लोग संक्रमण का शिकार हुए थे। वहीं दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में एक मरीज की मौत भी हो गई थी। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक 21,915 सैंपल की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। इनमें से 19,788 सैंपल की रिपोर्ट निगेटिव आई। वहीं कोविड गाइडलाइन के बीच विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों को खर्च का पूरा ब्यौरा भी देना होगा। उनके खर्च की मॉनिटरिंग के लिए जिले में सर्विलांस टीम के साथ वीडियो व्यूइंग टीम भी बनाई गई है, जो 15 जनवरी के बाद होने वाली रैली और सभा की वीडियोग्राफी करने के साथ ही खर्च का आकलन भी करेगी। प्रत्याशी खर्च की अधिकतम सीमा निर्वाचन आयोग ने इस बार 28,30,000 से बढ़ाकर 40 लाख कर दी है। मुख्य कोषाधिकारी और जिले के नोडल अधिकारी दिनेश राणा ने बताया कि वीवीटी टीम अकाउंट टीम को हिसाब देगी। खर्च के आकलन का शेडो रजिस्टर बनाया जाएगा। इस रजिस्टर का प्रत्याशी के पास से रजिस्टर से समय समय पर मिलान भी किया जाएगा। इसके अलावा फ्लाइंड स्क्वाड टीम 24 घंटे मुस्तैद रहेगी। इसी बीच कोरोना को लेकर आगरा से बड़ी खबर आ रही है। आगरा में 7 न्यायिक कर्मचारी कोरोना के संक्रमण के शिकार हुए हैं और जिला जज का आदेश है कि दीवानी अदालत आज रहेगी बंद। तो 18 और 27 जनवरी को आज के मामले की सुनवाई होगी। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, कोरोना का कहर आगरा में टूटा है। आगरा के 7 न्यायिक कर्मचारी कोरोना के शिकार हुए हैं। इस बड़ी खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही और खबरों के लिए आप जुड़े रहें और देखते रहें जनता टीवी। नमस्कार।